नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 5 दिसंबर 2021 और यहां पर दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 145 एपिसोड यानी 145वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 4 दिसंबर 2021 शनिवार को जिन लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब में पार्टिसिपेट किया उन सारे लोगों के सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। किन्हीं लोगों का अगर सवाल मिस हो गया हो, मैंने कलेक्ट नहीं किया हो, तो वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें या मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर भेज दें, मैं उनका जवाब पर्सनली दे दूंगा। अगर मिस हो गया हो मुझसे तो उसके लिए पहले सॉरी, और उसके बाद आप मैं सॉरी मांग रहा हूँ। उसके बाद फिर आप अपना सवाल भेज दें अगर किन्हीं का छूट गया हो तो मैं मुझसे। तो चलिए 145वां एपिसोड का शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के सवाल इस बार आए हुए हैं। बता दूं, अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ चार्ट, मटेरियल, स्टडी, स्टॉक्स और बहुत सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में मिलती है। आईपीओ की खबरें, मार्केट रिलेटेड जानकारी, सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सेम चीज़ आपको वहाँ पे मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। आपके सवाल मेरे जवाब का 145वां एपिसोड देखते हैं। सबसे पहला सवाल किन का है? देखिए, सबसे पहला सवाल जो है पुनीत सेठी जी ने दिल्ली से भेजा है और इन्होंने जो लिखा है उस पर समझते हैं क्या सवाल है इनका। इनका सवाल है कि आजकल मोस्टली लोग ऑप्शन करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट में एक चीज़ है डिलीवरी। अगर कोई स्क्वायर ऑफ ना कर सके किसी भी वजह से तो डिलीवरी हो जाता है। उसमें कितना चार्जेस लगता है, और अगर आप एग्जाम्पल देकर समझा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, जैसे बैंक निफ्टी का 200 पर परचेस किया तो एक लॉट, या निफ्टी का लिया तो 100 पर एक लॉट सेटलमेंट में कितना पैसा लगेगा, ताकि जो न्यू लोग हैं उन्हें पता रहे कि स्क्वायर ऑफ करना कितना ज़रूरी है। आपकी कृपा से मैं इक्विटी ही करता हूं और उसी में खुश हूं। जी, ये सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं ताकि सबके काम आ सके। बहुत बढ़िया पुनीत जी, आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। इंजॉय करिए लाइफ को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये कह रहे हैं मोस्टली लोग ऑप्शन में करते हैं। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है स्टॉक मार्केट का, और ख़ासकर जो नए लोग आ रहे हैं पिछले कोविड के वजह से 1-1.5 साल में जो लोग आए हैं, ये उनको इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं पता है ना। ऑप्शन में पैसे बनते हैं, लोगों को बस यही पता है। ऑप्शन में पैसे कितने जाते हैं ये जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इनके लालच को नहीं छोड़ पाते। तो ये बहुत अच्छा बात कहा। देखिए, अगर आपने डिलीवरी लिया है, सबसे पहले तो अगर आपने नॉर्मल, याद रखिए, नॉर्मल ऑर्डर आपने लगाया है इंट्राडे करके, तो आपका 3:15 बजे 3:15 में ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाए तो आप नॉर्मल ऑर्डर इंट्राडे सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ 3:15 में हो जाएगा। अगर आपने मार्जिन सेलेक्ट कर लिया है तब वो ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होके वो डिलीवरी में चला जाएगा। अगर आपने 3:15 में खुद से नहीं काटा तो, अगर नॉर्मल इंट्राडे करके लेंगे तो 3:15 में ब्रोकर काट देगा। अगर मार्जिन सेलेक्ट करके लेंगे तो 3:15 में आपको खुद काटना होगा। उसके पहले अगर आपने नहीं काटा तो ये डिलीवरी में चला जाएगा, यानी 3:29 तक, 3:29 तक में आपको काट देना है मार्जिन में, तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं काटा आपने और वो चला गया, तो याद रखिए सबसे पहले तो इसके बहुत ही प्रॉब्लम वाला बात होता है। एक होता है ऑक्शन, ठीक है, ये आपके ऑक्शन में चला जाता है। यानी कि क्या होता है, नीलामी। क्या होता है, नीलामी। नीलामी में क्या होता है कि अगर आपने वो ले लिया है, चला गया है, और आप नहीं बेच पाए स्क्वायर ऑफ, तो वो अगले दिन चला आएगा। पहली बात तो अगले दिन, मान लेते हैं कि आपने मंडे को लिया, एक एग्जाम्पल, मंडे को लिया और मार्जिन में सेलेक्ट करके लिया, और आपने उसको ऑटो स्क्वायर, आपने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो वो ट्यूसडे में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका, कोई भी चार्ज वाइज नहीं लगेगा, आपका ट्यूसडे में कैरी फॉरवर्ड हो गया। क्लियर? हाँ, जो प्रीमियम यूज़ हुआ है वो प्रीमियम ब्लॉक रहेगा, जो प्रीमियम यूज़ हुआ है वो प्रीमियम ब्लॉक रहेगा। और वो फिर उस दिन भी आपने नहीं काटा तो वो वेडनेसडे को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बात आती है थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को तो वो 3:15 बजे
उस दिन उसकी एक्सपायरी है तो उसको तो होना ही होगा, उसको जीरो होना ही होगा, लमसम जीरो हो जाएगा। तो कहीं कुछ ना आपका जाएगा ना कुछ होगा, डजेंट मैटर। बात है कि अगर आप इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए सपोज, और नॉर्मल इंट्राडे में लिए और ब्रोकर ने भी ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। तब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है ऑप्शन में। तो फिर ये ऑक्शन में जाता है, वहाँ नीलामी होती है, बोली लगता है, जो भी भाव पे खरीदने वाला या बेचने वाला बैठा है, क्योंकि ब्रोकर को अपना पैसा चाहिए, जो उसने दिया हुआ है आपको पावर मार्जिन, उसको अपना पैसा चाहिए, वो अपना पैसा लेके बाकी जिस भी भाव पे बेचेगा वो सल्टा देगा। कभी कभी वो भाव बहुत बुरा भी होता है। अगर आपने 100 रुपये पे लिया है और कोई अगर 10 रुपया या 20 रुपया भी दे रहा है ब्रोकर को, तो वो उसका सौदा आपका सौदा उसको दे देगा, क्योंकि उसको अपना पैसा निकालना है। तो ये जो 80 रुपया प्रति आपने लॉस खाया, ये आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बिल भी आ जाते हैं अनाप शनाप, कॉन्टैक्ट नोट भी अनाप शनाप आ जाते हैं। तो सारे लोगों से यही बात है कि आप अपना ऑटो स्क्वायर ऑफ जरूर करें, स्क्वायर ऑफ 315 में जरूर कर दें। अगर आपने नॉर्मल इंट्राडे में लिया तो ब्रोकर कर देगा। आप ध्यान रखें, अगर ब्रोकर ने नहीं काटा है तो आपको काटना पड़ेगा। ये आपको चेक करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं ना, तो आप अपने पैसे लगाए हुए हैं, तो आपको नज़र रखना होगा उस पर। क्योंकि आता है तो अच्छा लगता है, जाता है। अभी देखिए इसमें दो भी चीज़ होते हैं कि अगर आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है, और अगर आप लॉस में, सपोज अगर आप लॉस में हैं और ये आपने ऑटो स्क्वायर नहीं किया, आपने नहीं काटा और ये डिलीवरी हो गया और अगले दिन वो लॉस का सौदा प्रॉफिट में आ गया, तब तो आप बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, ब्रोकर ने नहीं काटा, आपको खुश होगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं और आपने उसको बुक नहीं किया और वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो गया और अगले दिन वो लॉस में चला गया, तब आपको लगेगा, तब आप ब्रोकर पर दोष देंगे, ब्रोकर को काट देना चाहिए था, क्यों नहीं काटा ब्रोकर ने, देखो तो इसके वजह से मुझे लॉस हो गया, ऐसे आते हैं। तो आपको दोनों ही साइड चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट में खुश हो रहे हैं तो लॉस में दुख नहीं होता, क्योंकि उसी की वजह से अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तब भी आपको काट लेना चाहिए था, आपने नहीं काटा, अगले दिन चला गया, आपको सेम डे काट देना है सर, आपको नहीं सोचना है। मैं हमेशा सबको कहता है, कभी भी डिलीवरी लॉस वाले सौदे को डिलीवरी लेके, हाँ मैंने फ्राइडे को डिलीवरी लिया है, मैंने 17,500 या 550 का कॉल ऑप्शन को मैंने डिलीवरी ले लिया है। देखिए ध्यान से सुनिए, 17,500 या 550 का कॉल ऑप्शन को डिलीवरी लिया है। वो मंडे को जब वो ओपन होगा ना मार्केट, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि शायद यही 500, तो वो मैंने डिलीवरी लिया। एक डिलीवरी इस वजह से लिया, देखिए कोरोना है, नीचे गिर सकता है मार्केट, नो डाउट, तो मैंने अपना एक छोटा सा रिस्क अपना कैलकुलेशन के हिसाब से लिया, इसलिए मैं उसमें माइंड मेकअप है मेरा कि लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो वो में भी प्रॉफिट दे सकता है, दोनों चांस। तो अपना रिस्क देख लीजिए, क्योंकि रिस्क आपको बनता है हमेशा, तो वो रिस्क कैलकुलेट कर लीजिए कितना लॉस हो सकता है, देन आप उसको लेकर जाइए। क्योंकि पुट में मैंने अच्छा पैसा बनाया था, पुट में फ्राइडे को मैंने अच्छा पैसा बनाया, तो मैंने उसी में से एक कॉल को लास्ट में ख़रीद लिया, उसी पैसे से कॉल को मैंने खरीद लिया, कहीं कोई टेंशन नहीं है, उसी से निकल के जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हर चीज़ को समझना है, दोनों साइड के साइड इफेक्ट को देख के चलना है पुनीत जी और सारे लोग। तो ये है पुनीत जी के सवाल पे मेरा जवाब। बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है जुबैर कुरैशी जी ने सऊदी अरेबिया से लिखा है। इनका सवाल है कि गूगल, एप्पल, गूगल, टेस्ला, इन सब स्टॉक को किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप भी करते हैं सर। ये चीज़ें जो लास्ट वाला लाइन पूछा ना, ये इस चीज़ से आपको मैं सबको कहता हूँ सर, ये चीज़ें गलत चीज़ है, ये जुबैर साहब, ये चीज़ें बिल्कुल गलत चीज़ है। दूसरा क्या करता है नहीं करता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपने पूछा, आपको उसकी जानकारी चाहिए। मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी के पर्सनल चीज़ों पे आप इंटरफेयर ना करें। टू दी फैक्ट, देखिए मेरी आदत है बिल्कुल फ्रेंकली बोलने की, है ना। अगर मान लीजिए मैं कुआं में डूब रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो डूबेंगे आप मेरे साथ, उस वक्त तो बुद्धि खुल जाएगा, अरे पगला कुआं में कूद रहा है, हम नहीं कूदेंगे, उस वक्त तो दिमाग खुल जाएगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए मैं कुआं में कूद रहा हूँ, आप कूदेंगे नहीं कूदेंगे, तो वही बात है। तो मैं करता हूँ नहीं करता वो छोड़ दिया। आप अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। इंड मनी करके एक ऐप है, आप उसमें अगर अकाउंट खुलवाते, फ्री में अकाउंट खुलता है, तो आप उसमें विदेशी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एप्पल, गूगल, टेस्ला में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, जैसे एक्सिस वाला, एक्सिस सिक्योरिटी हो गया, चाहे HDFC सिक्योरिटी हो गया, ये लोग भी विदेशी अकाउंट, विदेश में ट्रेड करने के लिए अकाउंट खोलते हैं अलग से, आप वहाँ भी खुलवा सकते हैं।
शायद इन लोगों के कुछ चार्ज बनते हैं, इनका ये इंड मनी वाला फ्री में खोलता है। और ये मोबाइल ऐप है, ये वेबसाइट नहीं है, इंड मनी करके एक ऐप है। दूसरा, इस सबसे भी झंझट पाना चाहते हैं तो वैसे म्यूचुअल फंड में अप्लाई करिए। देखिए, वैसे म्यूचुअल फंड में अप्लाई करिए जो विद इन सारे स्टॉक्स को होल्ड करता है। तो जैसे एक मफांग है, क्या है मफांग, वो मीरा एसेट का आता है, ठीक है, मीरा एसेट का मफांग आता है, या N100 है ना, N100 नाम का ETF है। ये सारे जितने ये सब स्टॉक हैं उसी में ये इन्वेस्ट करता है। N100 मतलब नैस्डैक 100, अमेरिका का जो वो है ना मार्केट नैस्डैक, वो पूरा का पूरा, जैसे यहाँ BSE है तो उसी तरह यहाँ वहाँ N100 चलता है। आप N100 को भारतीय मार्केट में खरीद सकते हैं, इजी से सेम डे खरीद सकते हैं, सेम डे बेच सकते हैं। ऑटोमेटिक उन सारे स्टॉक में ही ये इन्वेस्ट करता है। तो ऑटोमेटिक आप पूरा का पूरा एक्सचेंज खरीद लिए N100, है ना, नैस्डैक 100। नैस्डैक क्या है, IT का जितना स्टॉक है सब नैस्डैक में लिस्टेड होता है। तो आप ये सारे प्रोसेस से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सर मैं क्या करता हूँ वो मुझे पता है, मैं क्या क्या करता हूँ, मेरे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, वो तो जब कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा जुबैर कुरैशी साहब, डोंट वेरी, कोई टेंशन नहीं, है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जुबैर कुरैशी जी के बाद अब अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, अच्छा बुरा फीडबैक जो भी देना है ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगला सवाल है सुधीर कुमार जी, पटना बिहार से लिख रहे हैं, सर मेरे पास द इंडियन होटल लिमिटेड के शेयर्स हैं और इस कंपनी का राइट इशू आया हुआ है, क्या मुझे इसे सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर हाँ तो काइंडली प्रोसेस क्या होगा अप्लाई करने का? सर, ट्रेड लेने के बाद बहुत प्रेशर फील होता है, जिसके चलते सही ट्रेड में या तो जल्दी निकल जाता हूँ या फिर लॉस लेता हूँ, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले पहला सवाल, राइट इशू उसी को दिया था जो पहले से जो सब शेयर होल्डर है ना, कंपनियां इशू लाती है, कुछ भाव को कम करके लाती है, कुछ भाव को ज़्यादा करके लाती है, इस तरह से, लेकिन कम करके ही लाती है, ज़्यादा करके नहीं लाती। तो वो कहती है कि हमारे इस जो भाव पे सबसे पहला खरीदने का जो राइट है, अधिकार है, वो हमारे शेयर होल्डर को है। तो सबसे पहले मेरे शेयर होल्डर को ही मेरा बाकी का शेयर इस प्राइस पे मिलेगा। अब आपको लेना है तो आप लीजिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लेना चाहिए, मन करता है नहीं ले सकते हैं। इंडियन होटल का जो भाव अभी दे रहा है, अभी राइट इशू में लेके आ रहा है, वो हमको सस्ता पड़ रहा है, आप ले लीजिए। नहीं तो कोई आप ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस होता नहीं है, पहली बात। अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि इसको कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं? देखिए, आपको एक मेल आया होगा, ठीक है, आपको एक मेल आया होगा, बिल्कुल उस मेल पे एक एड्रेस दिया गया होगा और एक लिंक दिया होगा। पहला बात, उस लिंक पे जाके आपको वो सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं और एक ड्राफ्ट बना के भेजना पड़ता है। जितने शेयर होंगे ना, उतने शेयर का एक ड्राफ्ट बना के पैसे का भेजना पड़ता है, पहली बात ये। दूसरा बात, आप अपने ब्रोकर को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, जिसके ब्रोकर डीमैट अकाउंट है, कहिए कि हमको इसके राइट इशू में इन्वॉल्वमेंट होना है, आप राइट इशू में हिस्सेदारी लेना है। बाकी का प्रोसेस वो समझाएगा आपको, और कैसे करना है वो भी आपको करवा देगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा ईजी है। अब ये है ड्राफ्ट भेजो, ये भेजो, वो झंझट वाला काम है। तो वहाँ पे आप ब्रोकर से कांटेक्ट करेंगे तो वो इजी वे का एक तरीका बता देगा। शायद वहीं से आपके डीमैट से कुछ पैसे वगैरह कटेंगे, कुछ शेयर्स कटेंगे, और उसके बदला जो है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आपको करना है तो, नहीं तो छोड़, मैंने तो आज तक नहीं किया, सिंपल सी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारण मुझे पता है जो भाव वो आज दे रहा है वो आज ना कल उसका मार्केट में आ ही जाएगा, ले लूँगा उस भाव पे, क्या दिक्कत है, कितना हड़बड़ी है, कौन सा दुनिया ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना सर। अब है कि सर, ट्रेड लेने के बाद बहुत प्रेशर फील होता है, जिसके चलते सही ट्रेड में या तो जल्दी निकल जाता हूँ या फिर लॉस लेता हूँ, इसको कैसे करेक्ट करें? सबसे बताइए कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो ये प्रेशर जो फील होता होगा, उसका कोई कारण होता होगा। वो कारण तो आपने नहीं लिखा, आपने सिर्फ हमें ये लिखा कि ये दिख रहे हैं, ये हमारे साथ सिम्टम हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न लिखें,
रीज़न ही आपको विज़न क्लियर करेगा, आपका रीज़न ही आपका विज़न क्लियर कर देगा। क्या आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, पहली बात, तभी आपको प्रेशर फील होता होगा, या आपने ओवर रिस्क ले लिया है तभी प्रेशर फील होता होगा। अदरवाइज प्रेशर फील होने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो इसका मतलब है आपने माइंड मेकअप कर रखा है कि अगर आपका इतना लॉस होगा तो कोई टेंशन नहीं, तभी तो आपने स्टॉप लॉस लगाया। बात समझ रहे? स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि बोला जाता है स्टॉप लॉस लगा लो, बल्कि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है हम स्वीकार कर रहे हैं कि इतना लॉस हम ले सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब वो चीज़ें हमने माइंड मेकअप कर लिया तो फिर प्रेशर फील होने का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है। रीज़न तभी आएगा प्रेशर फील होने का जब या तो आपने ओवर रिस्क लिया है, ज़्यादा ले लिया है, बोरा भर के ले लिया है, और दूसरी बात जल्दबाजी में ले लिया है, उल्टा ट्रेड ले लिया। तो उल्टा और सीधा लोग लेते हैं, माने गलती होती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि सर गलत हो गया, तो आप सीधा पहले अपना ऑर्डर काटिए। दूसरा, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया तो क्वांटिटी को कम कर लीजिए, उतना ही लीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे हमारे ट्रेड लेने बाद मैं गाना गाने लगता हूँ, है ना, और आराम से बैठा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको पता है वो मेरा क्या लेके जाएगा और कितना लेके जाएगा, उतना जितना मैंने डिसाइड किया। तो वो आप डिसाइड कर लिए, उसका गाना गाइए, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। बहुत ही ईजी है ट्रेड करना, कोई रॉकेट वाला काम नहीं है सुधीर जी, बहुत ही ईजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप क्या खो सकते हैं और क्या उसके खोने से आपकी नींद खराब हो जाएगी। अगर नींद खराब हो जाएगी तो आप मत करिए इस मार्केट में। बात समझ रहे हैं मेरी? और अगर नींद ख़राब नहीं हो रही तो आराम से करिए, गाना गाइए, एंजॉय करिए, कहीं कोई टेंशन नहीं। मैंने एक रात कल वीडियो डाला सलाह वाला, सही या गलत, आप कृपया उस वीडियो को देखिए। आपको उसमें एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और वहाँ पे आपको बातें पता चलेगी कि लोग ज़ीरो पे आउट होने के बाद जब झगड़ा करने लग जाते हैं, मार्केट से लड़ने लग जाते हैं। लड़ना नहीं है। पहली बात, जो भी मिला घर लेके जाइए, जो दिया वो आप प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए और घर लेके जाइए। कभी आपको 500 के प्रॉफिट में भी कट करना होगा, कभी 50 रुपये के प्रॉफिट में भी कट करना होगा, और कभी यही मार्केट आपको 5000 रुपया भी दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमको देख के चलना है कि इतना ही रिस्क लेंगे जिससे आपका नींद खराब ना हो। नींद खराब होने लगे मार्केट से आपके लाए, फिर मार्केट है ही नहीं एक्चुअली, है ना। क्योंकि फिर हम दूसरे का चीज़ों को देखकर अगर मार्केट में आने लगेंगे कि देखो ये इतना छाप रहा है, ये इतना बोरा भर के ले जा रहा है, तो सर उसकी काबिलियत है, उस काबिलियत को जनरेट करने में उसने सालों लगा दिए, है ना। अब एक किसी व्यक्ति ने कहा सर मैं भी तो बहुत सालों से हूँ, तो कब से हैं आप देखिए, तो उन्होंने कैसे मुझे समझाया था। एक बात बता दो सर, मैं 2008 से हूँ मार्केट में। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, 2008 से हूँ, बहुत अच्छा। तब तो आपको 12-13 साल हो गए। जी सर, लेकिन क्या हुआ ना सर कि 2008 में जो लॉस हुआ ना, उसके बाद हम मार्केट छोड़ दिए, और अभी कोरोना काल जब आया ना 2020, तब हम इस मार्केट में आए। अब बताइए, वो मुझे 2008 से गिना रहा है एक्सपीरियंस 12 साल का, लेकिन देखिए ये बीच में 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस समय ये नहीं था मार्केट में, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे 12 साल का जोड़ा रहा है। ये किस तरह का हुआ, ये बातें समझ रहे हैं? तो वहाँ से मार्केट बहुत बदला, है ना। तो अगर आप कंटिन्यू रहेंगे मार्केट में तो ही मार्केट को समझ पाएंगे, छोड़ छोड़ के करेंगे तो मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात, समय देना ज़रूरी है, समय देना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए, और मेडिटेशन अपने रिस्क पर करना है आपको। सुबह उठना और कहना है अपने आप से, ईश्वर से, जो भी, कि आज मैं उतना ही लॉस लूँगा जितना लेने से मेरा नींद खराब ना हो जाए। चाहे वो 1 रुपया का लॉस हो, चाहे वो 1000 रुपये का लॉस हो, उतना ही लूँगा जिससे मेरा नींद ना खराब हो। ये कंटिन्यू आपको करना है 21 ट्रेडिंग डे, आपका इजी हो जाएगा। सर ये आपको हंसी वाली तरीका लग रही होगी, ये तो बच्चा वाला तरीका बता रहा है। मैं बच्चों वाला ही तरीका बताता हूँ और वही काम करता है, क्योंकि रॉकेट लगा के मुझे मंगल थोड़ी जाना है ना, मुझे तो किचन में जाना है, तो मैं किचन वाला काम करता हूँ। समझ रहे हैं ना आप? चलिए आगे बढ़ूँगा, और सुधीर जी फीडबैक ज़रूर दें अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या है देखिए, या CK पंडित जी कह रहे हैं गुजरात अहमदाबाद से, वैभव ग्लोबल एंड इन्फीबीम गायत्री प्रोजेक्ट एंड गोकुल रिफॉयल एंड साल्वी एंड रूपा इंडस्ट्री अच्छा को किस प्राइस में बाय करना चाहिए। वाह, इतना बार एंड लगा दिया। वैभव ग्लोबल, इन्फीबीम, गायत्री प्रोजेक्ट, गोकुल रिफॉयल्स, सेल्बी एंड रूपा इंडस्ट्री। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है वैभव ग्लोबल का आजकल हालचाल। वैभव ग्लोबल है ना, ये आ गया वैभव ग्लोबल।
ये इनवैलिड क्यों बता रहा है, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। 527 के आसपास की प्राइस चल रही है, आपको 550 के ऊपर लेना है सीके पंडित जी। 550 के ऊपर वैभव ग्लोबल को पकड़ना है, देन टारगेट 600 के आसपास का बनेगा। दूसरा आपने जो लिखा है उसका है इन्फीबीम और गायत्री प्रोजेक्ट। तो चलिए इन्फीबीम का तो मैंने पोर्टफोलियो में भी शामिल किया हुआ है, छोटा आदमी का बड़ा पोर्टफोलियो करके, है ना। इन्फीबीम को आप करेंट भाव पे भी ले सकते हैं, ख़राब नहीं है, लेकिन ये इसमें इंट्राडे या शॉर्ट टर्म नहीं करना है, इसमें इसको लॉन्ग टर्म रखना है तो ही लीजिएगा। इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा हूँ, इस स्टॉक्स के लिए अवॉइड करेंगे शॉर्ट टर्म। इस स्टॉक को सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रखिए 3 to 5 ईयर्स, अदरवाइज नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे आप, है ना। इसको आप लंबे समय के लिए लेके चलेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर वो सब नहीं रखेंगे तो आप इसको लेंगे ही नहीं, छोड़ दीजिएगा। गायत्री प्रोजेक्ट पर आपको देखना है। चलिए सॉरी, गायत्री प्रोजेक्ट किया, देखिए आ गया। गायत्री प्रोजेक्ट को सर आप अभी तो सही जगह नहीं है, ये दमदार नहीं है। 40 के ऊपर निकले, एक हेवी रेजिस्टेंस है 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हेवी रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक रिस्क है थोड़ा सा लेने में। तो 40 रुपीज़ के ऊपर लेंगे 45 के टारगेट के लिए गायत्री प्रोजेक्ट को। आगे चलते हैं, गोकुल रिफॉइल्स एंड सेल्बी। क्या बात है, सारे छोटे स्टॉक सब समेट रखा है आपने। गोकुल रिफॉइल्स ये कहाँ पर है, 30 के आसपास, ठीक है। गोकुल रिफॉइल्स को लेना होगा तो 35 के ऊपर लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। और इसको भी लंबे समय के लिए रखना है तो रखेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं रखना है इसको। 35 के ऊपर एक सेफ जोन बन सकता है लेने के लिए। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स है आपके पास जो लेना चाहते हैं? सेल्बी एंड रूपा इंडस्ट्रीज़ को लेना चाहते हैं तो चलिए सेल्बी डिजिटल है ना, सेल्बी यही है या तो चलिए ठीक है, एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 130 रुपये के आसपास का, और 150 के ऊपर अगर निकलता है तो ज़रूर लेंगे। 150 के ऊपर निकलने के बाद 155 से 60 तक के टारगेट सेल्बी में आपको मिल सकता है। रूपा इंडस्ट्रीज़ को आप लेना चाहते हैं तो रूपा को तो सर कभी भी ले सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, ये तो इसका बड़ा कारोबार है रूपा का, और एक अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है रूपा इंडस्ट्रीज़, है ना। इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 400 के आसपास। 400 के नीचे जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, और 400 के ऊपर रहेगा तो मजबूत रहेगा। 440 के ऊपर ज़्यादा बढ़िया लेवल है बाइंग का। 440 के ऊपर निकले तो मज़ा आ जाए, उसके बाद जो है आपको 460 480 तक के टारगेट मिलेंगे रूपा में। और अगला सवाल देखते हैं, सेल्बी का हो गया, रूपा इंडस्ट्री का बता दिया है पंडित साहब को, तो पंडित जी जरूर फीडबैक दें, आगे बढ़ेंगे। सीके पंडित जी के बाद अगला सवाल जो है संजय दामोदर कदम जी मुंबई से लिख रहे हैं कि ट्राइडेंट को बाय किया है 14.25 पैसे पे, एशियन पेंट 2636 पे 78 पैसे बाय किया, 3i इन्फोटेक 71.94 पे, भेल को 72 रुपये 14 पैसे पे, और NMDC 143 पे 75 पैसे के आसपास लिया है। आगे क्या करना है सर? ओके सर, ट्राइडेंट पे देखिए, अभी ट्राइडेंट में आपको डर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वो लोअर सर्किट मार रहा था। जब तक ऊपर मार रहा था तो मज़े में हम लोग थे, अब वो लोअर मार रहा है तो यही थोड़ी सी डर वाली बात है। लेकिन आपने जिस भाव पे लिया है वहाँ पे आप सेफ़ हैं, बिल्कुल आपका भाव बिल्कुल सेफ़ है ट्राइडेंट। और ट्राइडेंट एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आपका भाव 14 रुपये के आसपास है सर, 14 रुपीज़ में टेंशन नहीं लेना, आपको भाव यहाँ कहीं पर आसपास में बैठा हुआ है आपका भाव, है ना, इस जगह के आसपास है, तो आपको डरना नहीं है। ट्राइडेंट के पास एक 40 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इस एरिया के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। इन केस मार्केट में अगर कोई गिरावट नहीं आती है इस लेवल से तो इसको 40 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब जिन लोगों ने लिया है ज़्यादा क्वांटिटी से, वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा तो उनको करने दीजिए ना, आपका व्यू क्लियर है। हाँ, 40 के नीचे जा, देखिए ये जो दो एरिया 40 और 35, इस एरिया के नीचे जाने पर फिर आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और अगर इस दोनों एरिया के ऊपर आता है तो आप क्वांटिटी फिर ऐड भी करके चल सकते हैं, यानी और भी माल उठा सकते हैं। कभी भी गिरते हुए स्टॉक्स में एवरेज नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो वो गिरते हुए चाकू के नीचे अपना हाथ लगाएंगे तो वो हाथ को काट देगा, है ना। तो इस बात से हमेशा याद रखिए कि एवरेज कहाँ करना है। 45 के ऊपर दोबारा निकलता है नीचे से आके तब एवरेज करेंगे, या 40 के ऊपर करेंगे। हाँ, और 35 के नीचे आने लगे तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ट्राइडेंट में कोई दिक्कत नहीं। एशियन पेंट बने रहिए, 2636 पे लिया है सर, एशियन पेंट के बारे में सोचना नहीं है, बने रहिए एशियन पेंट आपको अच्छा बड़ा टारगेट दे के जाएगा। और अभी तो वो 3500 तक गया था इस दिवाली के आसपास में,
सितंबर के आसपास से, वहाँ से मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आया तो ये स्टॉक भी गिरा। फिर वो क्रूड का कुछ भाव हो गया ऊपर नीचे, जिसकी वजह से उसको परेशानी हो, लेकिन दिक्कत नहीं है। आप बने रहें इसमें एशियन पेंट में लंबे समय के लिए, और क्वांटिटी चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और भी 3i इन्फोटेक को 71 रुपये 94 पैसे के आसपास में लिया है, 71 रुपये 94 पैसे। तो चलते हैं 3i इन्फोटेक में। देखिए इसमें बता दूँ 2900 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2900 का एशियन पेंट में, अगर डर लग रहा है तो, नहीं तो फिर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 3i इन्फोटेक, और ये आ गया 71 रुपये 24 पैसे पे आपने 3i इन्फोटेक को लिया है, और उसका प्राइस आता है यहाँ पे 71 रुपये 24 पैसे पे 3i इन्फोटेक को आपने लिया है। सॉरी, 71 रुपये 94 पैसे पे। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे जगह पे आप अच्छे प्रॉफिट में एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपको 90 रुपये का एक स्टॉप लॉस, 90 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर लीजिए आगे, और 90 के नीचे अगर निकलेगा तो निकल जाइएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा वहाँ पे, आपका कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए उसमें। भेल 72 रुपये 14 पैसे पे, तो भेल में भी सही है, भेल में तो भी मोमेंट भी आ सकता था, देखें ज़रा भेल में भी। हाँ ठीक है सर, कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम दिख रहा है, जब तक कि ये 55 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55 के नीचे जाने पे अगर गिरता है नीचे तो 50 तक आ सकता है, तो आप इसको नीचे चाहें तो ऐड भी करें, अदरवाइज़ आप 55 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। आपने बाइंग प्राइस आपका ऊपर है 72 रुपये 14 पैसे के आसपास में, इस जगह के कहीं पे आपने आसपास में लिया, तो नीचे आए तो आप इसको एक्यूमुलेट और उठा सकते हैं। 50 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से इसको दोबारा से एक बाउंस करके अप साइड में जाना चाहिए। ये एरिया से इसने कई बार ऊपर की साइड का मूव दिखाया है, तो आपको उम्मीद है यहाँ पर से ये दोबारा से ऊपर की साइड में जाना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है 50, तो यहाँ तक में आप इसको एक्यूमुलेट करें, माल उठा सकते हैं। यहाँ पर से नज़र रखें भेल पर। आगे बढ़ेंगे, भेल के बाद NMDC 143 रुपये 75 पैसे पे लिया, 143 ना NMDC। चलिए NMDC 143 रुपये 75 पैसे पे जा चेक कर ले, 143.75 पैसे, बहुत बढ़िया। 144 पकड़ के चलते हैं, राउंड नंबर बने रहें सर। अभी नेक्स्ट टारगेट 150 के आसपास का होगा, अगर ये ऊपर इस येलो वाला लाइन के ऊपर टिकता है 146 से 47, तो 150 से 55 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको NMDC में देखने को मिलेगा। आप देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 बार बॉटम बना के तब ऊपर जा रहा है, तो बेहतरीन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, नज़र रखिए NMDC पे सर। तो संजय जी के सवाल पे ये मेरा जवाब है। उम्मीद है संजय जी आपको जवाब मिल गया होगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है जूनागढ़ गुजरात से मयंक जी का। मयंक जी ने लिखा है बिरला सॉफ्ट बाय किया 498 पे, टारगेट क्या होगा? ओके, मेरे पास क्लीन और लेटेंट व्यू IPO प्राइस के होल्ड हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लीन साइंस को भी रख सकते हैं, लेटेंट व्यू को भी रख सकते हैं। और IPO के प्राइस से मिला तो बहुत किस्मत वाले हैं, सबको नहीं मिलता है ऐसे सब स्टॉक्स। हम लोगों को तो बेकार वाले सारे मिल जाते हैं, जो जिसकी लिस्टिंग नीचे होनी होती है वही मिलता है। तो मैंने IPO में तो खैर सालों हो गए कभी मैंने IPO में लगाया था, और वो सब बंद कर दिया IPO, क्योंकि मुझे पता है जो आज न कल अगर आएगा अच्छा भाव मार्केट में, जब भी मुझे मिलेगा मैं ले लूँगा। थोड़ा महंगा मिले कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा चीज़ों को ले लेना चाहिए, तो ले लेता हूँ। लेटेंट व्यू भी मैंने ख़रीदा हुआ है, और कहीं कोई परेशानी नहीं, आप होल्ड करके रख सकते हैं क्लीन साइंस पर, और लेटेंट व्यू आप होल्ड करने की यहाँ पे मेरा अब जो मानना है, यहाँ होल्ड करना चाहिए। बिरला सॉफ्ट को 498 में रखा है आपने, बहुत अच्छा बात है। टारगेट से पूछा है आपने, स्टॉप लॉस नहीं पूछा, कोई बात नहीं। तो मैं तो दोनों चीज़ों को देखूँगा। देखिए 498 पे बाय किया, और उसी के आसपास यानी 482 आ गया शायद, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही होगी। 460 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, अगर 460 के नीचे निकलता है तब आपको निकलना चाहिए। फिलहाल जो स्टॉप लॉस यही बनेगा 460 के आसपास का। 500 का एक हर्डल है, इसको 500 को ब्रेक करेगा तो 520 540 के टारगेट आपको बिरला सॉफ्ट पे देखने को मिल सकता है। तो ये है मयंक जी आपके लिए मेरा राय। आगे बढ़ूंगा, फीडबैक जरूर दें। अगला सवाल की तरफ संजय मिश्रा जी ने सहरसा बिहार से लिखा है। इनका सवाल है, सर गुड इवनिंग, आई है परचेस्ड FSL ओके 168। इन्होंने FSL फर्स्ट शॉर्ट सॉल्यूशन को खरीदा है, GSFC को 117 पे लिया है, AB कैपिटल 115 पे, वार्ड विजार्ड इनोवेशन 65 पे, चंबल फर्टिलाइजर 400 पे लिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो प्लीज़ प्रोवाइड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। देखिए आपने FSL लिया हुआ है फर्स्ट शॉर्ट सॉल्यूशन, कोई बात नहीं,
इसमें तो आपके वो भी है, मोटे भाई भी जुड़े हुए हैं ना, घुसे हुए हैं। तो 168 के आसपास ना आपका प्राइस है, 178 168, ओके 168 है और 163 के आसपास में चल रहा है, थोड़ा नीचे है। 180 का एक हर्डल है संजय जी, 180 के ऊपर निकलने के बाद आपको 200 के टारगेट एफएसएल में मिलेंगे। स्टॉप लॉस जो लगेगा 160 के आसपास का यहाँ पे लगेगा। 160 के नीचे निकलने पे कमजोर हो जाएगा एफएसएल। जीएसएफसी 117 और एबी कैपिटल 115। तो जीएसएफसी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर 117 पे लिया है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस 110 रुपये का लगा के चलिए, ऊपर 118 से 20 के लेवल को ब्रेक करता है तो 125 से 30 बनेंगे। स्टॉप लॉस छोटा से यहाँ पे 110 रुपये का आप लगा के चल सकते हैं। इसके अलावा आपने एबी कैपिटल लिया है, 115 के भाव पे लिया है ना। एबी कैपिटल तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए दिया है सर, एबी कैपिटल को तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है। पोर्टफोलियो जो छोटा आदमी का बड़ा पोर्टफोलियो करके मैंने आम आदमी का छोटा पोर्टफोलियो दिया ना, उसमें तो एबी कैपिटल को मैंने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा हुआ है। आप इसमें बने रहें, लंबा समय के लिए लेके चलें इसको, ये आपको एक बेहतरीन, आपको पैसा 2 गुना 3 गुना करके भी दे सकता है अगर आप इसको थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, कुछ सालों के लिए इसको होल्ड करते हैं तो ये एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। क्योंकि इसका वो प्राइस हमें मिलना चाहिए मार्केट में, जिस प्राइस का ये हकदार है। अभी वो प्राइस मार्केट ने इसको दिया नहीं। हाँ, एक अच्छे ब्रेकआउट को ये ट्रेड देने वाला है, मेरे रडार पर भी ऑलरेडी था और मैंने एबी कैपिटल को उसी पोर्टफोलियो में रखा भी था। तो मेरा व्यू इस पर लंबा होगा सर और लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा। नियर में जो टारगेट है 120 से 125 के आसपास का बनेगा। स्टॉप लॉस 110 रुपये का लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपने एक लिया है वार्ड विजार्ड फैशन, है ना, वार्ड विजार्ड फैशन। देखिए विजार्ड मेरे लिस्ट में नहीं आ रहा है, वार्ड विजार्ड फैशन कुछ और नाम है सर, मैं फिर से चेक करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ये आया नहीं। आपने लिखा तो है ना वार्ड विजार्ड इनोवेशन, वार्ड विजार्ड इनोवेशन है लेकिन फिर भी वार्ड विजार्ड के नाम से आ नहीं रहा है। मैं एक बार इसको फायर्स पे चेक कर लेता हूँ, वार्ड विजार्ड इनोवेशन, चलिए वार्ड लिखता हूँ, वार्ड विजार्ड इनोवेशन, ओके बीएससी का, ठीक है। अभी ये जो है देखिए, अगर आपने किस भाव पे लिया, 70 के भाव पे ना, आपने 65 के भाव पे लिया तो होल्ड कर सकते हैं आप। उसी प्राइस का स्टॉप लॉस लगा ले, आप उसी प्राइस का स्टॉप लॉस लगा। अभी ये 70-71 रुपये के आसपास चल रहा है तो जो स्टॉप लॉस बने, सॉरी इसको चेक कर ले, आपने 65 पे लिया, 71 पे चल रहा है तो स्टॉप लॉस जो लगेगा ना, बिल्कुल स्टॉप लॉस वही है। आप 68 रुपीज़ का आप एक स्टॉप लॉस लगा ले, थोड़ा सेफ रखना चाहे अगर इसको तो 65 के रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 65 जो आपने खरीदा है वही प्राइस आपका स्टॉप लॉस है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर 75 का एक हर्डल है, 75 को ब्रेक करेगा तो 77 से 80 तक के टारगेट वार्ड विजार्ड फैशन इनोवेशन में, सॉरी मैं बार फैशन बोल रहा हूँ, वार्ड विजार्ड इनोवेशन में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, वार्ड विजार्ड फैशन के बाद चलते हैं। इनका अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइज़र, 400 के भाव पे आपने चंबल को लिया हुआ है तो चेक करते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र 400 के भाव पे सर बने रहें, 380 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। 420 के ऊपर जाने के बाद 440 460 तक के टारगेट आपको चंबल फर्टिलाइज़र में देखने को मिलेगा। तो ये है संजय मिश्रा जी के सवालों पे मेरा जवाब। उम्मीद है संजय जी आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, फीडबैक दें जरूर। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। अगला सवाल है, सॉरी अगला सवाल तो मयंक जी का हो ही गया था। अच्छा 2 बार मयंक जी आगे, देखिए मयंक जी बहुत ये हैं, मतलब फिर से किस्मत वाले, जैसे आईपीओ इनको 2 बार मिला तो इनका सवाल भी 2 बार मेरे पास आ गया। खैर कोई बात नहीं। अली जी फ्रॉम न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं, अली फ्रॉम न्यू दिल्ली, हाउ डज दिस डॉलर इंडेक्स इफ अफेक्ट आवर मार्केट फ्रॉम अप एंड डाउन। देखिए डॉलर हमारे यहाँ का तो है नहीं अली जी, डॉलर कहाँ है, अमेरिका का है, ठीक है, यूएस का है, तो USD है ना, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो डॉलर इंडेक्स देखिए, अगर रुपए का भाव ऊपर जाता है तो डॉलर का भाव नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। और हमारी जो आईटी कंपनी है और फार्मा कंपनी है, इनका मैक्सिमम कारोबार विदेश में भी होता है। बात समझ रहे हैं, हमारा आईटी का कारोबार और फार्मा का कारोबार ज़्यादातर कहाँ होता है, विदेश में होता है। तो अगर विदेश में इसने ज़्यादा बिक्री किया तो भारत में वही पैसा जब आएगा तो इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर वहाँ पे $1 कर रहे हैं तो यहाँ के इनको $70 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि
रुपए का भाव, यानी कि वहाँ कम भाव पे, वहाँ पे आपको ज़्यादा भाव, $1 पे बेचा रुपए, अगर इंडेक्स ऊपर जाता है फार्मा, तो हमारा फार्मा और आईटी भी ऊपर की तरफ में जाएगा। अगर डॉलर ऊपर की साइड में जाएगा तो फार्मा और आईटी भी ऊपर की साइड में जाएगा, क्योंकि वहाँ कारोबार ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा जितना डॉलर बेचेंगे वहाँ यहाँ आके उतना ही ज़्यादा इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? तो हमारे मार्केट में क्या होगा कि रुपए का भाव कम होता चला जाएगा अगर डॉलर का इंडेक्स ऊपर, और रुपए अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब फार्मा और आईटी में आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तेज़ी का माहौल। और अगर फार्मा और आईटी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी रहेगा। दूसरी बात क्या होता है कि अगर डॉलर ऊपर जाने लगता है तो लोगों में एक कन्विक्शन ये रहता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे आ रहा है, चार्ट इस तरह से बनते हैं ऐसे ऊपर की साइड में, तो आपको यहाँ पे डॉलर रहेगा, मान लीजिए ये 75, ये रुपए का भाव होता है। इसका मतलब रुपया ऊपर जा रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है ना। रुपया क्या हो रहा है? कमज़ोर, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब रुपया कमज़ोर हो रहा है। अब है 75, 80, अब मतलब $1 के बदले हमको 75 रुपया देना होगा, इसका 80 अगर रेट हो जाएगा तो $1 के बदले हमको 80 रुपया देना होगा। तो क्या हो रहा है? रुपया कमज़ोर हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? फार्मा आईटी में थोड़ा तेज़ मूवमेंट बन सकता है। और अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपको सरकार द्वारा लगाम लगाने का जो कोशिश होता है, लिक्विडिटी डालने का कोशिश होता है, वो किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रुपए की स्टेबिलिटी बना के रखनी है ना, नहीं तो फिर वो क्या है, तो मार्केट में सरकार क्या करता है, रिजर्व में जो डॉलर रखते हैं ना वो उसको सेल आउट करता है लॉट साइज में, बड़े लॉट में, तो डॉलर तुरंत से नीचे थोड़ा सा आता है रुपये के मुकाबले में और मैनेज होता है। तो ये इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक मार्केट में। आईटी फार्मा के स्टॉक ज़्यादातर मार्केट बाहर काम होते हैं, बिजनेस काम होते हैं। तो जैसे ही जैसे रुपया कमज़ोर होगा, यानी रुपये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये 75, 70, 80, 85, 82, यानी ये कमज़ोर हो रहा है, इसको तेज़ी नहीं समझते लोग। इसको सोचता है कि रुपया मजबूत हो रहा है, नहीं, रुपए का भाव जितना ऊपर पहुंचेगा 75, 80, वो कमजोरी है उसमें, है ना। क्योंकि $1 के बदले पहले हमको 70 देना होगा, अब $1 के बदले हमको 75 देना होगा, फिर $1 के बदले हमको 80 देना होगा। तो ये कमजोरी हो गया ना, हम लोग कमज़ोर हो गए ना। तो इसके वजह से क्या होता है, फार्मा आईटी में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप सारी चीज़, सिर्फ इस ऐसा नहीं है कि अब इसके वजह से हमारा मार्केट क्रैश हो जाएगा, हमारा मार्केट में भूचाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार नज़र रखती है, एक लिमिट तक उसको मैनेज करके रखती है। लेकिन एक बार हम लोगों ने देखा था कि रुपए लगभग जो है 80 के लेवल को टच कर गया था, तो वो थोड़ा सा रोड सिनेरियो जिसको कहते हैं ना, उसके बाद फिर उसमें तेज़ गिरावट आया, मतलब रुपये में मजबूती आया और फिर जाके स्टेबल हुआ। तो वो सरकार नज़र रखती है, फिर रेपो रेट, हेन टेन रीच डेट, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करती है, जाके उसको लाती है। तो मार्केट में इफेक्ट ज़्यादा तो नहीं पड़ता है डॉलर का, कि क्योंकि सरकार है इसके पीछे बैठी हुई, वो नज़र बनाए चले। लेकिन फार्मा और आईटी जैसे स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, इस बात को ध्यान में रख के आपको चलना है। आगे बढ़ूंगा। अली जी के बाद जो सवाल है वो है सुनील जैन जी का। सुनील जैन जी लिख रहे हैं, मुंबई से हैं ये सुनील जैन, लिख रहे हैं कि सर सबसे पहले तो थैंक यू, वेलकम सर। पिछले बार कैमलिन फाइनेंस के शेयर, कैमलिन फाइन साइंसेस का शेयर बाय करने के लिए मैंने मैसेज किया था और मैं अभी थोड़ा क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ। बढ़िया है। मेरा सवाल ये है कि सर मैं ट्राइडेंट का शेयर बाय कर सकता हूँ थोड़े क्वांटिटी में फॉर लॉन्ग टर्म? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्राइडेंट अभी लोअर सर्किट लगा है, मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हो सकता है अपर सर्किट लग जाए, मे बी चांसेस। अगर आपने लॉन्ग टर्म वर्ड यूज़ किया तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करके चल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइडेंट एक लंबा स्टॉक, बड़ा स्टॉक बनने की दमखम रखता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर, तो आप बिल्कुल इसको करके चल सकते हैं। अगला सवाल है अविनाश वसंत काठाले जी फ्रॉम मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू परचेज बजाज हिंद, प्लीज़ टेल मी एंट्री प्राइस एंड टारगेट। बजाज हिंद जो है एक्चुअली शुगर कंपनी है ना, शुगर स्टॉक है, तो शुगर स्टॉक में तेज़ी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है वो इथेनॉल फिथेनॉल क्या क्या हो रहा है, वो सरकार बढ़ा रहा है, ऐसा सोच के तो चलिए देखते हैं बजाज हिंद। देखिए आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा कन्विक्शन वाला ये स्टॉक नहीं है बजाज हिंद। आपको अगर लेना हो तो 14 रुपये के ऊपर लीजिएगा सस्टेन होने पर, देन ये 16 तक जा सकता है, 16 से 18 एक बड़ा हर्डल है, 2-3 बार रिटेस्ट कर चुका है उस लेवल को, तो 16 से 18 के हर्डल है, 14 के ऊपर बाइंग बनेगा। स्टॉप लॉस 12 रुपये का लेके बजाज हिंद में आपको चलना पड़ेगा अविनाश जी, ठीक है। चलिए अविनाश जी के सवाल का जवाब दे दिया। अब अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी रांची से। मैं अगेन बता दूं, किन्हीं का सवाल अगर मिस हो गया, मैंने कलेक्ट नहीं किया हो, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप या मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में भेज दें, मैं जवाब दे दूंगा।
टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं कि एक साइड को बाय करना है 1 ईयर के लिए, इसका एंट्री प्राइस एसएल एंड टारगेट बता दीजिए। एडीएसएल को बाय करना है, इसका एंट्री एसएल एंड टारगेट। ग्रिप्स कॉटन को बाय करना है, इसका भी एंट्री और एसएल। तो ग्रिप्स कॉटन के बारे में शायद पिछले बार भी आपने पूछा, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। एक साइड, एडीएसएल और ग्रिप्स कॉटन, चलते हैं। एक साइड और ये आ गया एक्साइड इंडस्ट्री को बाय करना है। देखिए एक्साइड को अगर 1 ईयर या 2 ईयर के बाय करना चाहते हैं तो पहला बात तो अगर आपको नीचे के एरिया पे मिलता है 150 से 45 के आसपास में तो ज़रूर बाय करिए। अगर ये नहीं मिलता है यहाँ पर तो इस जगह पे बाइंग नहीं है। बाइंग फिर 180 रुपये के ऊपर बनेगा, ठीक है। और 180 के ऊपर बनेगा तो 200 तक के टारगेट, 210 तक के टारगेट, 170 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे। ये है एक्साइड। एडीएसएल की बात करते हैं। एडीएसएल अभी 111 के आसपास में चल रहा है। 130 रुपये के आसपास का इसने हाई लगा हुआ है, एक मजबूत सपोर्ट पे खड़ा है एडीएसएल। देखिए एडीएसएल में आपको जो है ना अभी स्टॉप लॉस ऊपर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो करेंट भाव पे कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिए 100 रुपये के नीचे अगर आता है और 80 से 90 के आसपास भी आपको अगर मिलता है तो आप यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो छोड़ देंगे। 120 के ऊपर जब निकलेगा फिर बाय करेंगे 130 से 40 के टारगेट के लिए एडीएसएल को। ग्रिप्स कॉटन को देख लें, 160 का रेजिस्टेंस है, 160 के ऊपर निकले बाय कर लीजिए। 170 से 80 आपको मिल जाएंगे। 150 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं ग्रिप्स कॉटन को। तो ये है टोनी गुप्ता जी के सवाल पे मेरा जवाब। तो दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 145वां एपिसोड आज कंप्लीट हो गया। 145 एपिसोड कंटिन्यू, ये लगभग 3 सालों से चलता चला आ रहा है। मेरे ख्याल 3 साल हो गए ना, हाँ लगभग 2-2.5 साल तो हो गए। 1 साल में 52 दिया, सीधे समझ लीजिए 52 सप्ताह होते हैं और लगभग 3 साल होने वाले हैं। 3 साल से ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता चला आ रहा है आप लोगों के सहयोग से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक दें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल आपको डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।